Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm Hiba Ijaz. Welcome to lecture number 20. Today we'll continue our chapter number 4, that is Insight System Unit. The topic which we have to cover today is types of expansion cards. So we have 4 types of expansion cards here: sound card, video graphic cards, modem card, and network interface card. Okay, we'll start from sound card, but इससे पहले we have to see कि what is expansion card. हमने अपने expansion slots के टॉपिक में ये अंडरस्टैंड किया था कि expansion card क्या होता है. expansion slots हमारे पास मदरबोर्ड के अंदर slots होती हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर की बेसिक कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए. ठीक है, और इन एक्सपेंशन स्लॉट्स में हम एक्सपेंशन कार्ड्स इंसर्ट कर देते हैं जिसकी मदद से कंप्यूटर की अगर आपने साउंड बढ़ानी है, ठीक है, उसकी बेसिक जो उसकी है उससे ज़्यादा अगर आप बेटर क्वालिटी बनाना चाहते हैं तो आप साउंड कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं. अगर बेटर आप वीडियो क्वालिटी बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो ग्राफिक कार्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए आप मोडेम कार्ड एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो एक्सपेंशन कार्ड बेसिकली क्या होता है, एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, इसको पीसीबी कहते हैं. ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसको हम एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर इंसर्ट कर देते हैं. ठीक है, इसको हम लोग एड ऑन कार्ड भी कहते हैं, इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं, या सिंपल कार्ड्स भी कहा जाता है. ये कंप्यूटर को ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कि आप उसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है उससे बढ़ा दें. ओके, और हमारे पास 4 टाइप्स हैं जो कि आप देख सकते हैं: साउंड कार्ड, वीडियो ग्राफिक्स कार्ड, मोडेम कार्ड एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. अब हम लोग वन बाय वन अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं. इनको स्टार्ट करते हैं साउंड कार्ड से. The purpose of sound card is to facilitate transmission of sound in computer. Okay? पहले हमारे पास क्या होता था, हमारे जो ओल्ड सिस्टम्स हैं पास्ट में, कंप्यूटर के अंदर से खाली बीप की आवाज़ आती थी. ठीक है, बीप की साउंड आती थी. लेकिन 1980s में हमारे पास साउंड कार्ड्स बन गए. अब इसकी मदद से हम लोग कंप्यूटर के अंदर ह्यूमन वॉइस स्टोर भी कर सकते हैं और उससे बाद में हम सुन भी सकते हैं. ठीक है, अब हमारे पास होता क्या है, हमारी जो अपनी वॉइस है, अगर अभी मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये वाला मैं माइक्रोफोन में बोल रही हूँ. ठीक है, तो मैं माइक्रोफोन में अभी बोल रही हूँ और मेरी साउंड वेव्स क्रिएट हो रही है. ठीक है, जो साउंड वेव्स होती हैं ये होती है हमारे पास एनालॉग वेव्स. मैं यहाँ पे AW जस्ट लिख रही हूँ. ठीक है, एनालॉग वेव्स होती हैं. और जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है इसके अंदर अब जब मुझे मेरी आवाज़ सेव होनी है, रिकॉर्ड होनी है, तो कंप्यूटर क्योंकि हमारा डिजिटल सिस्टम है तो इसके अंदर जो डाटा हमारा सेव होगा वो होगा डिजिटल फॉर्म में सेव. ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ वो एनालॉग है लेकिन जो कंप्यूटर है वो डिजिटल सिस्टम है. ठीक है, वो डिजिटल फॉर्म में अंडरस्टैंड करता है चीज़ को. तो इस मेरी आवाज़ को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये काम कौन करता है, ये साउंड कार्ड करता है. ठीक है, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ माइक्रोफोन में. ठीक है, और एक मेरी साउंड की एनालॉग वेव जनरेट हो रही है, ये जब जाती है साउंड कार्ड के पास तो ये इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. ओके, एंड देन हमारे सिस्टम में ये आवाज़ मेरी सेव हो सकती है, मेरा साउंड सेव हो सकता है. लेकिन अब जब आप लोगों ने सुनना है इसको, ठीक है, आप लोगों ने सुनना है तो ये डिजिटल फॉर्म है. अब आप लोगों ने मेरी वॉइस सुननी है जो कि एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट होनी चाहिए. ठीक है, एनालॉग वेव्स की फॉर्म में आप तक पहुंचेगी. ठीक है, आप फॉर एग्जांपल स्पीकर के ऊपर सुन रहे हैं तो ये जो डिजिटल फॉर्म है ये जाएगी वापस साउंड कार्ड के पास. ठीक है, SC लिख रही हूँ, साउंड कार्ड के पास जाएगी और साउंड कार्ड इन एनालॉग वेव्स को, ठीक है, इस डिजिटल फॉर्म को एनालॉग वेव्स में कन्वर्ट कर देगा और आपके स्पीकर्स की तरफ आ जाएगा और आप फिर मेरी आवाज़ सुन सकेंगे.
ओके। तो बेसिकली जो सिस्टम के अंदर डिजिटल फॉर्म में हमारे पास सेव होता है, मतलब कि 0 और 1 की फॉर्म में सेव होता है, ठीक है। जबकि हमने जो सुनाई देना चाहिए, जो हमारी आवाज़ होती है, वो होती है एनालॉग वेव्स। तो साउंड कार्ड का काम है एनालॉग टू डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना एंड देन डिजिटल को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर हमारे पास साउंड कार्ड्स ना हो तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम अपनी डीवीडीज, अपनी सीडीज, अपना कोई भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को चला सकें। जो हमारे पास साउंड कार्ड्स थे पहले, वो हम लोग के पास मदरबोर्ड के ऊपर एक्सपेंशन स्लॉट के ऊपर इंस्टॉल हुए होते थे, ठीक है। जबकि अब हमारे पास जो मदरबोर्ड्स हैं, इनके ऊपर, इनके अंदर साउंड कार्ड्स इंटीग्रेट हुए होते हैं, ओके। पहले हमारे पास कहाँ होते थे साउंड कार्ड्स? एक्सपेंशन स्लॉट्स के ऊपर इंस्टॉल किए जाते थे, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास अंदर इंटीग्रेट हुए हुए होते हैं मदरबोर्ड के अंदर ये साउंड कार्ड्स। आई होप साउंड कार्ड आपको समझ आ गया होगा कि साउंड कार्ड क्या होता है। द पर्पज ऑफ साउंड कार्ड इज टू फैसिलिटेट ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इन कंप्यूटर, जैसे कि मैंने बताया। Sounds are analog waves, whereas computers communicate using electrical pulse that represent 0 and 1. हमारी आवाज़ जो होती है वो एनालॉग फॉर्म में होती है, और जो कंप्यूटर्स हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में जो अंडरस्टैंड करते हैं, वो अपनी कम्युनिकेशन करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिकल पल्स, या तो 0 या 1, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है वीडियो ग्राफिक्स कार्ड। अब वीडियो ग्राफिक कार्ड हमारे पास क्या होता है? It is used to display text, graphics and images on the screen. अभी आप लोग ये देख सक रहे हैं, ये वीडियो जो आप देख सक रहे हैं, ठीक है। ट्यूटोरियल जो है, ये वीडियो लिखा हुआ है, ग्राफिक लिखा हुआ है, कार्ड लिखा हुआ है, और आप ये सब पढ़ सकते हैं इन टेक्स्ट को, ओके। अगर कोई इमेज इंसर्ट हुई हो वो आप देख सकते हैं, आप इसके ग्राफिक्स आप देख सकते हैं। तो ये सब कुछ हमें वीडियो ग्राफिक कार्ड्स की मदद से नज़र आ रहा है। लाइक साउंड कार्ड्स, वीडियो कार्ड्स भी पहले एक्सपेंशन स्लॉट्स के अंदर इंस्टॉल किए जाते थे, लेकिन अब हमारे पास जो मदरबोर्ड्स आते हैं उनके अंदर ये पूरा का पूरा हार्डवेयर, ये कार्ड्स इंटीग्रेट हुए हुए होते हैं, ठीक है, बिल्ट इन होते हैं। और जो हमारे पास वीडियोग्राफी कार्ड्स, वो वीडियो कार्ड्स जो इंटीग्रेट हुए हुए होते हैं मदरबोर्ड में, उनको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स या फिर ऑन बोर्ड ग्राफिक्स। अब जो हमारे पास ये इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होते हैं, जो कि मदरबोर्ड के अंदर ही फिक्स हुए हुए होते हैं, ठीक है। जो मदरबोर्ड के अंदर इंटीग्रेट हुए हुए होते हैं ये कार्ड्स, ये क्या करते हैं, ये मेमोरी कहाँ से लेते हैं? कंप्यूटर के रैम से, ठीक है। आपके मदरबोर्ड के ऊपर ही जो रैम प्रेजेंट है, इससे ये इसकी मेमोरी यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इनको मेमोरी चाहिए अपनी पिक्सल्स के लिए, तो ये जो आपकी रैम है इसको यूज़ करेंगे, और होगा क्या कि आपकी जो टोटल रैम की कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। रैम का भी एक ऑब्वियसली एक साइज़ होता है, तो आपकी जो टोटल रैम की कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब हमारे पास क्या होता है, इस मदरबोर्ड के ऊपर हमने पढ़ी थी स्लॉट्स, पढ़ी थी एजीपी, पीसीआई एंड पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट्स हमने पढ़ी थी, ठीक है। तीन स्लॉट्स होती है। तो अगर हम लोग अपनी ग्राफिक्स की कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो इन स्लॉट्स के अंदर हम एक हाई परफॉर्मेंस का वीडियो ग्राफिक कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 3D ग्राफिक कार्ड्स अपने, अब क्या होगा, इन ग्राफिक कार्ड्स की अपनी मेमोरी होगी, ये इस रैम को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इनके पास अपनी बिल्ट इन मेमोरी होगी, अपनी ओन डेडिकेटेड मेमोरी होगी, जो कि 256 MB से लेकर 1 GB तक हो सकती है, ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसी गेम्स होती हैं जिनकी ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा होती है, आपका सिस्टम उनको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि आपकी जो नॉर्मल फंक्शनैलिटी है, जो नॉर्मल ग्राफिक्स हैं आपके सिस्टम की,
वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं, ग्राफिक कार्ड्स को इन स्लॉट्स के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, AGP, PCI एंड PCI एक्सप्रेस, ये 3 स्लॉट्स होती हैं। हमने ये लास्ट लेक्चर में, बल्कि लास्ट से लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जब हम लोग पढ़ रहे थे एक्सपेंशन स्लॉट्स का टॉपिक, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, पार्ट्स और मदरबोर्ड, उसके अंदर हमने इन तीनों को पढ़ा था। तो इनको डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए आप लेक्चर नंबर 18 देख सकते हैं। ठीक है, PCI, AGP एंड PCI एक्सप्रेस। सही है। अब नेक्स्ट टाइप का हम कार्ड देखते हैं, मॉडेम कार्ड। ठीक है, मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अब इसको मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर क्यों कहा जाता है और बेसिक यूज़ क्या है मॉडेम कार्ड का, वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, मॉडेम कार्ड को अंडरस्टैंड करने से पहले मॉडेम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, modem is a communication device that makes possible the transmission of data between computers via telephone line or other communication line। एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे या तो टेलीफोन लाइन यूज़ हो रही होती है या कोई और कम्युनिकेशन लाइन। इसकी एब्रीवेशन है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। अब इसको मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास जनरली जो नॉर्मली हम यूज़ करते थे डायल अप कनेक्शंस। ठीक है, डायल अप कनेक्शंस के ऊपर, एक सेकेंड, ये डायल अप कनेक्शन है हमारे पास। ठीक है, और डायल अप कनेक्शन हमारे पास बेसिक हमारे टेलीफोन लाइंस हैं उनको यूज़ करते हैं। ये अभी हम आगे जाके अंडरस्टैंड करेंगे इन सबको, डायल अप क्या होता है, ISDN क्या होता है, DSL क्या होता है। तो ये यूज़ करती है हमारी टेलीफोन लाइंस को। ठीक है, हमने डायरेक्ट कम्युनिकेशन करवानी है, कंप्यूटर्स को अलाउ करना है कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, इंटरनेट से कनेक्ट हो सकें। ठीक, और वो यूज़ करते हैं डायल अप कनेक्शंस को एक जगह से डाटा को दूसरी जगह लेके जाने के लिए। ठीक है, आप इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। अब होता क्या है, जो डायल अप हमारे कनेक्शंस हैं, क्योंकि टेलीफोन लाइन को यूज़ कर रहे हैं और टेलीफोन लाइंस के ऊपर डाटा ट्रांसफ़र होता है, वो होता है एनालॉग फॉर्म में, जैसे कि अभी हमने अंडरस्टैंड किया है। तो मोडेम क्या करते हैं, हमारे एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमने कोई डाटा एक सिस्टम से टेलीफोन लाइंस के ऊपर डालना है, ठीक है, सिस्टम का डाटा हमारे पास पड़ा हुआ होता है, वो डिजिटल फॉर्म में पड़ा हुआ होता है। अब टेलीफोन लाइन के ऊपर उसको दूसरी जगह सेंड करना है, तो उसको एनालॉग में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एनालॉग के ऊपर ये टेलीफोन लाइन से ट्रांसफ़र होके दूसरे सिस्टम के पास चला गया। अब दूसरी डिवाइस है, ये भी एक डिजिटल डिवाइस है, ये डिजिटल डाटा अपने पास होल्ड करेगी, तो इस एनालॉग को अगेन डिजिटल में कन्वर्ट करवाना है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास डीमॉड्यूलेट कराना है, तो ये भी मॉडेम कार्ड्स हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। डायल अप कनेक्शंस हमारे पास ओल्ड टाइप ऑफ कनेक्शंस हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता था कि हमें एक फ़ोन नंबर के थ्रू डायल करना होता था। ठीक है, ताकि हम लोग एक फ़ोन नंबर डायल करते थे और हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हम लोग कनेक्ट हो जाते थे। ओके, ये हम आगे अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास 3 टाइप्स हैं मोडेम्स की, एक डायल अप मोडेम है, एक ISDN मोडेम है और तीसरे DSL मोडेम है। ठीक है, ये सारे जो मोडेम्स कार्ड्स होते हैं हमारे पास, ये भी एक्सपेंशन स्लॉट के ऊपर ही फिक्स हुए हुए होते हैं। जितने भी हमारे पास एक्सपेंशन कार्ड्स हैं, ये एक्सपेंशन स्लॉट्स के ऊपर हम फिक्स करते हैं। अब हमारे पास देखेंगे जो डायल अप मोडेम्स हैं, क्योंकि ये टेलीफोन लाइंस को यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने बताया,
तो इन टेलीफोन लाइंस को यूज़ करने के लिए ये एनालॉग में आपका डाटा कन्वर्ट हो जाता है एनालॉग फॉर्म में। अब जब ये एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो जितनी आपकी नॉर्मल वॉइस की फ्रीक्वेंसी होती है ये उतनी ही फ्रीक्वेंसी डायल अप में लेके चलते हैं, ठीक है। नॉर्मल आपकी जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि आपकी नॉर्मल साउंड फ्रीक्वेंसी कम है इसलिए डायल अप में सिर्फ 56 किलो बिट्स पर सेकेंड एक टाइम पे जाता है। ओके, तो ये बहुत स्लो है डायल अप मॉडेम्स इसमें। और सेकेंडली जब आप लोग डायल अप मॉडेम्स के थ्रू आपने इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, एक आप लोग की जो नॉर्मल आप लोग अगर घर का कनेक्शन होता है ना, फ़ोन नंबर होता है, उसी के ऊपर ही आप लोग कॉल डायल करते हैं और आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब आपने एक इंटरनेट के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं डायल अप के थ्रू, तो आप अपने फ़ोन को कोई और कॉल मिलाने के काम नहीं ला सकते, ठीक है। आप कोई और फ़ोन कॉल इससे नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपकी ये जो टेलीफोन लाइन है ये बिज़ी है इस टाइम आईएसपी से सर्विसेज हासिल करने के लिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज हासिल करने के लिए। और ये बहुत ही स्लो स्पीड में काम करती है, सिर्फ 56 किलोबिट्स पर सेकेंड आपको प्रोवाइड करती है, और इस वजह से इसका यूज़ डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन एक फ़ायदा इसका क्या है कि ये बहुत चीप है, बहुत सस्ती है। सेकेंडली जहाँ भी आपके पास फ़ोन कनेक्शन है, एक आपके पास फ़ोन लाइन आ रही है, वहाँ आप इसके यूज़ करते हुए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट हासिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो मोडेम की टाइप है वो ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अब इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क का मतलब क्या है कि आप वॉइस और डाटा, ठीक है, वॉइस और डाटा दोनों को इस लाइन के ऊपर कंबाइन कर सकते हैं, एक सेम वायर के ऊपर कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास वही फ़ोन लाइन यूज़ होती है जो कि डायल अप में यूज़ हो रही थी, ठीक है। ये जहाँ पे जो डायल अप मोडेम्स अब यूज़ कर रहे थे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होने के लिए फ़ोन लाइन, वही ISDN मोडेम्स भी यूज़ करेंगे। और इनकी स्पीड, क्योंकि ये वॉइस और डाटा को एक सेम वायर के ऊपर कंबाइन कर सकते हैं, इसलिए इधर यहाँ पे 128 किलोबिट्स पर सेकेंड स्पीड हमें प्रोवाइड कर रहा है। ओके, वॉइस और डाटा को एक जगह कंबाइन करने का क्या मतलब कि अगर आपने अपनी फ़ोन लाइन से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्शन किया हुआ है तो आप साथ ही डाटा को भी, अपने इंटरनेट को भी एक्सेस कर सकते हैं और फ़ोन कॉल भी डायल कर सकते हैं, फ़ोन भी मिला सकते हैं। जो थर्ड टाइप हमारे पास यहाँ पे है, जो सबसे फास्टेस्ट है, वो है DSL मोडेम, ठीक है। DSL स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब आपको कोई फ़ोन कॉल नहीं मिलानी जैसे कि डायल अप में था, ओके। आप को इसके अंदर फास्ट इंटरनेट स्पीड मिल जाती है, और वो कैसे मिलती है कि आप डायरेक्टली जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनसे सर्विसेज हासिल कर लेते हैं, कोई ना कोई पैकेज ले लेते हैं, ठीक है। और वो जो भी डिपेंडिंग अपॉन द पैकेज कि आपने कौन सा पैकेज लिया, जैसा कि अभी आपके नॉर्मल घरों में भी DSL यूजेस का इस्तेमाल हो रहा है। आप लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजेस ले सकते हैं, डिफरेंट सर्विसेज ले सकते हैं और हाई स्पीड इंटरनेट हासिल कर सकते हैं यूजिंग डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसमें भी हमारे पास फ़ोन लाइन ही यूज़ हो रही है, ठीक है। और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है इन बाकी दो से, लेकिन ज़्यादा फास्ट भी है, और इसने DSL ने डायल अप को और ISDN को रिप्लेस कर लिया है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कार्ड जो हमने देखना है वो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। इसको हम नेटवर्क कार्ड भी कहते हैं और लैन कार्ड भी कहते हैं। हम क्योंकि पढ़ रहे हैं एक्सपेंशन कार्ड, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी एक एक्सपेंशन कार्ड है जो कि हमें इंटरनेट से, किसी नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब ये नेटवर्क क्या है, ये किसी 2, 3, 4 कंप्यूटर्स का नेटवर्क हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रिंटर कनेक्टेड है,
और ये आपके पास कंप्यूटर्स हैं। तो अगर आपने एक सिस्टम को बाकी डिवाइसेस से, ठीक है, बाकी सिस्टम से कनेक्ट करना है वायरलेसली या फिर वायर्ड वे में, तो आपके सिस्टम के अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना ज़रूरी है। आप इसको भी हम लोग एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं उसके अंदर लगाते हैं, और अब आपके जो मॉडर्न कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनके अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इंटीग्रेट हुआ है, जैसे कि साउंड और ग्राफिक कार्ड्स इंटीग्रेट हुए हैं। अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की मदद से आप लोग वायरलेसली या फिर केबल्स की ज़रिए, ठीक है, या तो वायरलेसली या केबल्स के ज़रिए दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने किसी लैन का पार्ट बनना है, किसी वैन का पार्ट बनना है, मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क का पार्ट बनना है या वाइड एरिया नेटवर्क का पार्ट बनना है, तो आपके सिस्टम के अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अब हमारे पास 3 टाइप के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं। एक हमारे पास होता है 10x100 ईथरनेट कार्ड, ठीक है, ईथरनेट कार्ड। ईथरनेट क्या होता है? नॉर्मल आपके जो आ रहा है इंटरनेट, ठीक है, आप लोग के घरों में जो आप DSL आ रहा है वो ईथरनेट बेसिकली है, ठीक है। और 10x100 से पता चल रहा है कि ये कार्ड आपको डाटा ट्रांसफ़र रेट प्रोवाइड करता है 10 to 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड, ओके। और ये हमारे पास कार्ड्स कहाँ अटैच हुए हुए होते हैं? PCI या फिर PCIe स्लॉट्स में, ठीक है। एक्सपेंशन स्लॉट्स में हमने पढ़े थे PCI और PCIe स्लॉट्स। इसके अलावा हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक और जो है वो है गीगाबिट कार्ड। इसमें ट्रांसफ़र रेट है 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड, ये प्रोवाइड करता है, और ये हमारे पास PCIe स्लॉट में इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, में अटैच किया जाता है। और एक और हमारे पास जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो है वायरलेस नेटवर्क कार्ड। अगर आप से 2 सिस्टम्स या इससे ज़्यादा सिस्टम्स की आपस में वायरलेस नेटवर्किंग कराना चाहते हैं, वायरलेस वे में कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, ठीक है, कि केबल्स की फॉर्म में ना हो, केबल से कनेक्शन ना हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वायरलेस हो, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का आपके सिस्टम में होना, ठीक है, वायरलेस नेटवर्क कार्ड का आपके सिस्टम में होना ज़रूरी है, ठीक है। इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी वायर्ड कार्ड से कम होती है, ओके। और ये अटैच किए जाते हैं या तो USB पोर्ट्स में या फिर PCI स्लॉट्स में। अब PCI स्लॉट्स क्या है, USB पोर्ट क्या है, ये हमने लास्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था, और PCIe हमने सेकंड लास्ट लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 18 था, उसमें इसको डिटेल में समझा था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बस आप लोग का चैप्टर या फिनिश होने वाला है, एक छोटा सा टॉपिक रह गया, उसके साथ ही हम दूसरा चैप्टर भी, आपका 5th चैप्टर स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो मेरे से पूछ लें, और मैंने ग्रुप में भी अपडेट कर दी आप लोगों को कि आप लोग की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होनी है उसमें टेस्ट नंबर 1 आपका 2nd चैप्टर से आएगा, और जो टेस्ट नंबर 2 है वो आपका 3rd चैप्टर से आएगा। तो अपने यही फ़ायदा है कि अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लें और समझ लें। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो इन लेक्चर में से या फिर पिछले लेक्चर्स में से, तो आप फ्रीली में से पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।